नमस्कार बंधुओं। आज मैं एक और विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है 1857 का विद्रोह, प्रमुख कारण एवं उत्तरदायी परिस्थितियां। अर्थात आज हम उन बातों पर विचार करेंगे जिनके द्वारा यह स्पष्ट होता है कि 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ जो भारतीय जन आक्रोश भड़का था उसके क्या कारण थे, वे कौन सी परिस्थितियां थी जिसने जनता को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। ये जानना बहुत जरूरी है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो इन परिस्थितियों को, इन कारणों को विस्तृत रूप में समझने के लिए हमें ये ध्यान देना होगा कि वे कौन कौन सी क्षेत्र की क्या परिस्थितियां थी। तो आज हम पहले भाग के अंतर्गत तीन प्रमुख कारणों का उल्लेख करेंगे, तीन तरीके की परिस्थितियों का। सबसे पहले राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या थे, उसके बाद देखेंगे कि आर्थिक कारण क्या थे, और उसके बाद सामाजिक कारण। तो इन तीन तरीके की जो परिस्थितियां थी, जो उत्तरदायी थी 1857 के विद्रोह के लिए, उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं 1857 ईस्वी के कारणों के बारे में। सबसे पहला कारण जो राजनीतिक कारण था वो था दिल्ली सम्राट के साथ दुर्व्यवहार। दिल्ली के जो सम्राट थे वो थे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो है, इनको द लास्ट मुगल कहा जाता है क्योंकि ये अंतिम शासक थे। पहला शासक मुगलों का जो था वो बाबर था, और उसके बाद अंतिम शासक जो थे वो बहादुर शाह जफर थे। अब बहादुर शाह जफर के साथ क्या दुर्व्यवहार किया था, ये समझने की बात है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और व्यापार करने लगी तो उसमें मुगल साम्राज्य था, उसने सारे मुगल नियमों कानूनों का पालन करना शुरू कर दिया। और बहादुर शाह जफर जो थे, उनकी द्वारा चलाए गए सिक्कों के आधार पर व्यापार होता था। उनके राज्य में जो नियम कानून लागू थे उनका पालन अंग्रेज करते थे। लेकिन बाद में जो है, अंग्रेजों ने वो हेकड़ी दिखानी शुरू कर दी और अंग्रेज धीरे धीरे मुगल सम्राट को अस्वीकार करने लगे। जब उनसे कहा गया तो उन्होंने उस बात को नहीं स्वीकार किया, और उसके बाद एक इकरारनामा जो है वो हस्ताक्षर करवा लिया, जो बहादुर शाह जफर के दरबार में जो अधिकारी इत्यादि होते थे उनके साथ में। और ये कहा कि अब जो है अगर बहादुर शाह जफर अंग्रेजों की बात को नहीं मानेंगे तो हम उन्हें सम्राट स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि हम उनको राजा स्वीकार करेंगे। ठीक है, और किसी भी तरीके से अंग्रेज जो है वो हस्तक्षेप कर सकेंगे उनके राज्य में। तो उनके अधिकारों को सीमित कर दिया और उनके जो सिक्कों पर जो मोहर लगती थी उसको अस्वीकार कर दिया, और अंग्रेजों ने अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया, जिसके कारण से बहादुर शाह जफर ने स्वयं को बहुत अपमानित समझा। तो बहादुर शाह जफर अपमानित होने के बाद ये सोच रहे थे किस तरीके से अंग्रेजों से बदला लिया जाए। दूसरा कारण था अवध पर अत्याचार। अवध के जो जमींदार थे, जो ताल्लुकेदार थे और जो बेगमें थीं, उनके ऊपर बहुत अत्याचार किए गए थे, क्योंकि अवध के नवाब ने पहले एक संधि की थी, जो फैजाबाद की संधि, उसके आधार पर अंग्रेजों को धन देना स्वीकार किया था। और जब वहां के नवाब की मृत्यु हो गई तो जो नया नवाब बना वो अल्पवयस्क था, और उसने ये कह दिया कि मेरे पास धन नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन हमारी दादी और अम्मी के पास धन है, आप हमारी मदद कीजिए, हम उनसे धन ले लेंगे और आपको दे देंगे। तो अंग्रेजों ने वहां सेना भेज दी और बेगमों के ऊपर भयंकर अत्याचार किए गए। इतिहासकार यहां तक लिखते हैं कि ये अवध की बेगमों के साथ जो व्यवहार किया गया वो दुनिया में ऐसा कहीं भी क्रूर अमानवीय व्यवहार नहीं किया गया था राज परिवार के साथ, यहां तक लिखते हैं। तो इसी तरीके से अवध की जनता के ऊपर अत्याचार किए गए,
इसी तरीके से अवध के जमींदारों और तालुकेदारों पर अत्याचार किए गए। तो अवध की पूरी जनता और जितने भी शासन से जुड़े हुए लोग थे वो बहुत नाराज हो चुके थे अंग्रेजों से। लिहाजा अब वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से इस अपमान का बदला लिया जाए अंग्रेजों से। तो दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी की हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर जनरल बनकर के आया तो उसने एक नई नीति अपनाई। जैसा कि पूर्व में भी था कि जो भी ब्रिटेन से भारत आता था व्यक्ति गवर्नर जनरल बनकर, वो कोई न कोई ऐसी नई नीति लाता था जिससे कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कर सके, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को और अधिक उसका क्षेत्राधिकार बढ़ा सके। तो जब लॉर्ड डलहौजी आए 1853 ईस्वी में, तो उन्होंने भी एक नई नीति वो लेकर के आए, और वो नई नीति लाए थे हड़प नीति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये जो हड़प नीति थी, इस हड़प नीति में क्या था, इसमें उन्होंने एक नियम बनाया कि यदि भारतीय देशी रियासतों के शासकों के पास कोई भी समुचित उत्तराधिकारी नहीं है तो वो किसी भी तरीके से किसी अन्य बालक या बालिका को गोद नहीं ले सकते, बल्कि वो क्षेत्र, वो रियासत ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में शामिल हो जाएगी। और इसके आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने झांसी, नागपुर, सतारा, उदयपुर जैसी कई रियासतों को हड़प लिया था। तो जिन रियासतों को हड़पा था, वहां के जो शासक थे और जनता थी, वो अंग्रेजों से बहुत ज्यादा नाराज थे। लिहाजा वो चाहते थे कि अंग्रेजों से अपनी रियासत को बचाया जा सके, और अंग्रेज चाहते थे कि किसी भी तरीके से हम इन रियासतों को अपने कब्जे में ले लें। तो ये जो विरोधाभासी स्थिति थी, इसके कारण 1857 की क्रांति की परिस्थितियां पैदा हुई। अगला देखेंगे नाना साहब। नाना साहब के साथ अन्याय। नाना साहब का वास्तविक नाम धोंदू पंत था और ये कानपुर रियासत के शासक थे। जब बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हुई तो उसके बाद ये दत्तक पुत्र थे नाना साहब, जिनको की सत्ता सौंपी गई थी। तो ये शासक बन गए थे इस रियासत के। अंग्रेजों ने क्या काम किया, अंग्रेजों ने कहा कि आप अच्छी तरह शासन नहीं चला पाएंगे, शासन हम चलाते हैं और आप नाम मात्र के शासक बने रहिए, आपको 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी जाएगी। कुछ समय तक तो ये देते रहे अंग्रेज पेंशन, लेकिन बाद में सोचा कि अगर हम इनको पेंशन ना दें तो ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, और उन्होंने पेंशन बंद कर दी। नाना साहब ने इसका विरोध किया और अजीमुल्ला खां और नाना साहब दोनों लंदन गए और वहां पर अपना पक्ष रखा अधिकारियों के समक्ष, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया गया और पेंशन बंद कर दी गई, जिसके कारण से नाना साहब भी नाराज हो गए और वे भी अंग्रेजों से अपनी रियासत को वापस पाना चाहते थे। लिहाजा इसलिए 1857 का विद्रोह होना लगभग सुनिश्चित हो चुका था। अगला देखिए, देसी रियासतों पर प्रतिबंध। जो देसी रियासतें थीं, लगभग 550 से अधिक देसी रियासतें हिंदुस्तान के अंतर्गत थीं, तो उन रियासतों के 2 तरीके के अधिकार होते थे। एक तो इंटरनल राइट्स और दूसरे एक्सटर्नल राइट। एक्सटर्नल में क्या था कि वो एक रियासत दूसरी रियासत के साथ संबंध स्थापित करे या न करे, क्या करे। पहले तो वो स्वतंत्र होते थे, लेकिन जब एंग्लो फ्रेंच वार हुए थे उस समय जो कंडीशंस लगाई गई थी वो ये लगाई गई थी कि अगर कोई भी देसी रियासत आपस में संबंध स्थापित करती है और वहां पर अंग्रेजी या फ्रांसीसी प्रभाव है तो वहां से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। लेकिन अब अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अब अंग्रेजों ने इन रियासतों पर जो उनके क्षेत्र में थी उन पर तो प्रतिबंध था ही, जो बाहर थी उन पर भी ये कह दिया कि आप जब तक अंग्रेजों से परमिशन नहीं लेंगे आप किसी दूसरे राज्य के साथ युद्ध अथवा शांति की वार्ता नहीं कर सकते। ये चीज, ये प्रतिबंध जो था ये 1856 में और अधिक कठोरता से लगाया गया। तो इस प्रतिबंध को स्वीकार करने के लिए रियासतें तैयार नहीं थी, लिहाजा उन्होंने इसका विरोध किया। और विरोध करने का मतलब था
के क्रांति की शुरुआत थी। इसके बाद देखें जो अगला राजनीतिक कारण था वो था अंग्रेज अफसरों का व्यवहार। जो अंग्रेज अफसर थे वो भारत की जनता के साथ, भारत के सैनिकों के साथ, भारत के व्यापारियों के साथ, भारत के जमींदारों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। जमींदारों पर जबरदस्ती कोई न कोई उनके साथ नई कंडीशन लगा देते थे। जनता के साथ दुर्व्यवहार। वो अंग्रेजों का कहना यह था कि सूर्य के तले सबसे अच्छी सर्वश्रेष्ठ जाति अंग्रेज हैं और न्यायप्रिय हैं, और भारतीयों को वो अनसिविलाइज्ड, असभ्य लोग मानते थे कि ये तो असभ्य है। लिहाजा उनके अंदर भेदभाव की बहुत अधिक पराकाष्ठा थी, जिसके कारण से वो भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया करते थे। तो समस्त भारतीय जो है उनसे नाराज थे। लिहाजा इसलिए भी 1857 की क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ। अब दूसरे कारणों के रूप में हम देखेंगे आर्थिक कारण, अर्थात वे कौन सी आर्थिक परिस्थितियां थीं जिनके कारण से विद्रोह की स्थिति पैदा हुई या क्रांति की स्थिति पैदा हुई। तो सबसे पहले देखेंगे आर्थिक कारणों में धन का बहिर्गमन। जो भारत का धन था, भारत के संसाधन थे, वे निरंतर इंग्लैंड जा रहे थे। अंग्रेज उनको बराबर ढोकर के ले जा रहे थे। उनका कहना यह था, जो उस समय कंपनी का अध्यक्ष था, उसका कहना यह था कि हम गंगा और यमुना के द्वार से स्पंज की तरह संसाधनों को भरकर ले जाएंगे और मैनचेस्टर में ले जाकर के वहां पर हम इनका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, नई चीजें बनाएंगे, धन दे जाएंगे। तो इस तरीके से भारत के संसाधनों का, भारत के धन का अंग्रेज बुरी तरीके से दोहन कर रहे थे और उसको इंग्लैंड पहुंचा रहे थे। बाद में दादा भाई नौरोजी ने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी, द पॉवर्टी ऑफ इंडिया और वेल्थ ड्रेन, धन का निर्गमन पुस्तक लिखी, तो उसमें बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से जो भारत का धन था, भारत के रिसोर्सेज थे, वो इंग्लैंड जा रहे थे और भारत निरंतर आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल दयनीय स्थिति में पहुंचता चला जा रहा था। अगली बात, उद्योगों का विनाश। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों का उद्देश्य ये था कि वो हिंदुस्तान से कच्चे माल को ले जाकर के इंग्लैंड ले जाएं और मैनचेस्टर, लिवरपूल और लंदन में लगी हुई कंपनियों के अंदर नया माल तैयार करें और उस माल को लाकर वापस भारत में बेचें। तो भारत को वो एक मंडी के रूप में देखा उन्होंने, क्योंकि भारत में जनसंख्या ज्यादा थी, वस्तुओं की खपत ज्यादा थी। तो इसलिए क्या हुआ कि वो हमारे संसाधनों को ले जाते, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग करते और फिर हिंदुस्तान में आकर उन्हीं चीजों को बेचते थे। इससे क्या हुआ, इससे जो भारतीय उद्योग थे, जो हमारे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी या एंटरप्राइजेस थे, वो जो है धीरे धीरे खत्म होने लगे। जिससे क्या हुआ कि भारत के बहुत सारे उद्योगों से जुड़े हुए लोग बेरोजगार होने लगे, उद्योगों से जुड़े हुए पूंजीपति कंगाल होने लगे, आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। अगली देखेंगे कठोर कर व्यवस्था। कठोर कर व्यवस्था, जो कर व्यवस्था थी अंग्रेजों की, वो बहुत ज्यादा कठोर थी। पहले इन्होंने जो है बराबर इसको बदलते रहे थे। पहले रैयतवाड़ी चलाई, फिर महालवाड़ी चलाई, फिर स्थायी बंदोबस्त आया और फिर निरंतर उसमें परिवर्तन करते रहे और इसमें लगान की मात्रा भी बढ़ाते रहे और वसूल करने के तरीके भी बदलते रहे। कुछ इतिहासकार लिखते हैं, विपिन चंद्रा लिखते हैं कि भारत की स्थिति बहुत खराब थी, है ना। कुछ और इतिहासकार लिखते हैं कि जब अंग्रेज जो है वसूल करने के लिए जाते थे कर, तो गांव के गांव खाली हो जाते थे, लोग झाड़ियों के पीछे छिप जाते थे क्योंकि उनके पास कर देने के लिए नहीं था। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों की पुलिस उनको पकड़ लेती थी और घोड़ों के पूंछ के पीछे बांधकर उनको घसीटते थे। स्थिति आप समझ सकते हैं कि इतनी खराब थी कर की कि लोग भूखों मर रहे थे और अंग्रेज उनकी चमड़ी से टैक्स वसूल कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में मरता क्या न करता, उनका मर तो रहे ही हैं,
चलो इस दुर्व्यवस्था का विरोध करते हैं। अगली बात, व्यापार एवं वाणिज्य को नुकसान। जब अंग्रेजों ने भारत से कच्चा माल ले जा करके इंग्लैंड में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी तो वहां तो इंडस्ट्रीज पनप गई और हिंदुस्तान में बर्बाद हो गई। अब हिंदुस्तान में जो लोग व्यापार करते थे तो उनके लिए व्यापार के लिए माल ही नहीं मिलता था, एक बात। दूसरी बात यह थी कि जो माल बनता भी था, जो व्यापार होता भी था, उस पर अंग्रेजों का पूरा अधिकार था। अंग्रेज जो है वो भारतीयों को व्यापार नहीं करने दे रहे थे। वो दस्तक वसूल करते थे, दस्तक का नियम लगा रखा था और कई नियम लगा रखे थे उन्होंने व्यापार करने के लिए। तो लिहाजा भारत का व्यापार जो है वो धीरे धीरे नुकसान। और वाणिज्य की अगर स्थिति देखें तो वाणिज्य की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। जब व्यापार की स्थिति खराब हो गई, उद्योगों की स्थिति खराब हो गई, तो वाणिज्य की स्थिति को कौन बचा सकता था? लिहाजा वो स्थिति और ज्यादा बिगड़ती चली गई। तो जो हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, वही धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगा। अगली बात, जमींदारों की आर्थिक दशा। अब अंग्रेजों ने क्या काम किया था कि जो जमींदारी प्रथा चली आ रही थी उस प्रथा को तो चलने दिया, लेकिन जमींदारों को बदलना शुरू कर दिया। उनका यह था कि जो हमको ज्यादा टैक्स देगा हम उसको जमींदार बनाएंगे। लिहाजा क्या हुआ, तमाम पुराने जमींदारों को हटा करके और नए जमींदार बना दिए जो अंग्रेजों के वफादार होते थे और ज्यादा टैक्स देते थे, ज्यादा राजस्व वसूल करके देते थे। इससे क्या हो गया कि जमींदारों में प्रतिस्पर्धा हो गई कि कौन ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल कर सकता है। तो जनता का तो शोषण होने लगा, सरकार को पैसा मिलने लगा, लेकिन जो जमींदार वर्ग था वो बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, रियासतों से बेदखल कर दिए गए, जमींदारों से भूमि से बेदखल कर दिए गए। लिहाजा जमींदारों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। जो जमींदार अभी तक राजसी ठाठ बाट में जिया करते थे, वो जमींदार अंग्रेजों की नीति के कारण खान पान के लिए भी, भोजन के लिए भी उनके लाले पड़ गए। लिहाजा उनकी स्थिति खराब होने के कारण से वो भी आंदोलनकारियों का साथ देने लगे। तो ये थे आर्थिक कारण। और अब हम देखते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक कारणों की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत में तेजी के साथ सामाजिक परिस्थितियां बदल रही थी। इसमें सबसे पहली चीज देखें, सामाजिक प्रथाओं पर प्रतिबंध। अंग्रेजों ने क्या काम किया कि जब अपनी संवैधानिक व्यवस्था लागू करते थे तो उसमें भारत के लिए सामाजिक कानून जरूर बनाते थे और वे सामाजिक कानून भारत में चली आ रही, सदियों पुरानी चली आ रही प्रथाओं और परंपराओं पर कुठाराघात करते थे, जिनको भारतीय लोग किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे। यद्यपि उनमें बहुत सी सुधार ऐसे थे जो समाज को एक नई दिशा दे सकते थे, अच्छे थे, लेकिन चूंकि भारत परंपराओं का देश था, उस समय प्रथाओं का देश था, और प्रथाएं और परंपराएं जो है वो संस्कृति के रग रग में बसी होती हैं, उनको इतनी आसानी से उखाड़ फेंकना जो है संभव नहीं होता है। लिहाजा भारतीयों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। अगली, पाश्चात्य सभ्यता को थोपना। अंग्रेज जब आए हिंदुस्तान तो 3G लेकर के आए थे। 3G का मतलब था गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। तो ग्लोरी एंड गॉड के द्वारा उन्होंने क्या काम किया, अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को थोपना शुरू कर दिया। भारत में जो है उन्होंने पहनावा बदल दिया, भारतीय उनको देखकर भारतीय भी उसी तरीके का पहनावा पहनने, खान पान बदल गया, बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी शामिल हो गई धीरे धीरे। तो ये जो चीजें थी इनको भारतीय स्वीकार नहीं करना चाहते थे। भारतीय अपनी वही परंपरागत संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते थे। लिहाजा हिंदुस्तानियों ने इसका विरोध किया। अगली बात, धर्म परिवर्तन एवं धार्मिक सुधार। जब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान आई थी तो उसके बाद में वो अपने साथ ईसाई मिशनरियां भी लेकर के आई थी, और ईसाई मिशनरियों का काम यह था कि वो हिंदुस्तान के लोगों को ईसाईयत का पाठ पढ़ाएं और उनको धीरे धीरे ईसाई बनाएं।
अब हिंदुस्तान गरीब देश था। उन गरीब देशों में अंग्रेज गरीब क्षेत्रों में जाते थे, वहां अपनी गाड़ियां ले जाते और वहां जो गरीब बच्चे थे उनको गोद में उठाकर कहते थे, अरे भाई तुम तो ईश्वर की सबसे अच्छी कृति हो और कहाँ पड़े हुए, तुम ईसाई बन जाओ, हम तुम्हें सारी सुविधाएं देंगे। और बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के ईसाई धर्म को स्वीकार करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि धर्म परिवर्तन के कारण से जो हिंदू और मुस्लिम लोग थे उनमें हाहाकार मचने लगा। वो इसको कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे, लिहाजा विरोध करना शुरू कर दिया उसका। दूसरी स्थिति क्या थी कि हिंदुस्तान के अंदर धार्मिक सुधार हो रहे थे, रिलीजियस चेंजेस, रिफॉर्म्स हो रहे थे। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रानडे, ज्योतिबा फुले जैसे लोग थे जिन्होंने धर्म के अंदर सुधार करने का प्रयास किया था। लिहाजा अब हिंदुस्तान के अंदर जो दकियानूसी धार्मिक विचारधारा थी वो धीरे धीरे कम होने लगी थी और लोग वाइडर सेंस में सोचने लगे थे। लोगों की संकीर्ण विचारधारा जो थी वो एक विस्तृत रूप लेने लगी थी, एक मानवीय रूप लेने लगी थी, जिसके कारण से हिंदुस्तान में धीरे धीरे धार्मिक एकता बढ़ने लगी। और एक तो धार्मिक एकता बढ़ने लगी, दूसरे अंग्रेज जो है वो ईसाईयत को फैलाना चाहते थे। लिहाजा इस स्थिति में भी हिंदुस्तान के लोग जो थे वो अंग्रेजों का विरोध करने लगे। अगली बात, अंग्रेज वस्तुओं का विरोध। जब हिंदुस्तान से कच्चा माल ले जा करके इंग्लैंड में बनाया जा रहा है और उस माल को लाद करके लाया जा रहा भारत में और भारत में उसको ऊंची कीमत पर बेचा जा रहा है, तो जो भारत में बनी हुई वस्तुएं थी वो बिकती नहीं थी वहां। ऐसी स्थिति में भारतीय लोगों ने अंग्रेजों की वस्तुओं का विरोध करना शुरू कर दिया कि हम अंग्रेजों की वस्तुएं नहीं खरीदेंगे। जब अंग्रेजों की वस्तुओं का विरोध कर दिया तो अंग्रेजों ने जबरदस्ती ये वस्तुएं खरीदने के लिए भारतीयों को मजबूर किया, जिससे कारण संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई और उस स्थिति से 1857 की क्रांति का जन्म हुआ। और सामाजिक कारण में हम अंतिम कारण देखें, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन। जब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में एस्टेब्लिश हो गई अच्छी तरीके से, तो उसने फिर हर क्षेत्र में ध्यान देना शुरू किया। 1813 ईस्वी से पहले कुछ विद्यालय खोले गए अंग्रेजों के द्वारा और उन विद्यालयों में अन्य भाषाओं के साथ अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया गया। 1813 ईस्वी में सबसे पहले 1 लाख रुपए की ग्रांट दी गई अंग्रेजों के द्वारा कि भारत में ये विद्यालय शिक्षा को आगे बढ़ाना है। और उस ग्रांट के साथ साथ अंग्रेजों ने कई सारी शर्तें लगा दी, जिसमें यह था कि अंग्रेज संस्कृति भी पढ़ाई जाएगी, अंग्रेजी भाषा भी पढ़ाई जाएगी, अंग्रेज जो है वो अध्यापक भी होंगे और जो भारतीय अध्यापक होंगे उनको सारे नियम मानने पड़ेंगे। और इसके बाद फिर धीरे धीरे उस शिक्षा का प्रचार और प्रसार होने लगा। बाद में जब लॉर्ड मैकाले आए तो उन्होंने फिल्ट्रेशन थ्योरी लागू कर दी, छनन सिद्धांत। उन्होंने कहा समाज के उच्च वर्ग को हम पढ़ाएंगे और फिर धीरे उच्च वर्ग के संपर्क में जो आएगा वो पढ़ लेगा, फिर उसके संपर्क में जो आएगा वो पढ़ लेगा और धीरे धीरे भारत में शिक्षा का प्रचार और प्रसार हो जाएगा। ये जो सिद्धांत था, ये जो नीति थी, ये नीति जो है हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं थी, भारत के लोगों को पसंद नहीं थी, क्योंकि भारत के लोग अपनी संस्कृति को बचाना चाहते थे, अपनी भाषा को बचाना चाहते थे, अपने साहित्य को आगे बढ़ाना चाहते थे। लिहाजा भारतीयों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से आज आपने ये देखा है कि किस तरीके से राजनीतिक कारण थे, कैसे आर्थिक कारण से और किस तरीके से सामाजिक कारण थे, जिसके कारण से 1857 की क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सूचनाएं अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो लगातार आपको प्राप्त होते रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच।